बेनामी संपत्ति देश की इकोनॉमी का वो छुपा हुआ दुश्मन जो ईमानदार व्यवस्था की रफ्तार को धीमा कर देता है। पर आज भारत बदल चुका है। मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया के साथ सरकार ने बेनामी लेन देन के खिलाफ एक सख्त और स्पष्ट युद्ध छेड़ दिया है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में दो बहुत ही विशेष हस्तियां मौजूद हैं जिनके अनुभव और मार्गदर्शन से हम इस कठिन और महत्वपूर्ण विषय यानी कि बेनामी संपत्ति को और भी गहराई से समझ पाएंगे। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे शो के मेंटर श्री सुनील कुमार गुप्ता जी का। सार्क ग्लोबल ने अमेरिका में अपने ऑपरेशंस की शुरुआत कर दी है। ये कंपनी के ग्लोबल एक्सपेंशन प्लान्स का अहम कदम है। भारत से लेकर दुनिया तक सार्क अब तैयार है अपनी पहचान वैश्विक स्तर पर बनाने के लिए, और इसको बनाने वाले हैं एक विजनरी लीडर, एक इकोनॉमिक आर्किटेक्ट सुनील कुमार गुप्ता जी, सार्क ग्लोबल के फाउंडर, जिन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स को नई सोच दी। ऑथर, मेंटर और नेशन बिल्डर, उनका है एक ही मिशन, भारत को बनाना है एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस। सुनील सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पवन जी एक अनुभवशाली फाइनेंशियल क्राइम स्पेशलिस्ट और कंप्लायंस एक्सपर्ट हैं। बैंकिंग और रेगुलेटरी इकोसिस्टम में उनकी गहरी पकड़ के कारण उन्होंने बेनामी संपत्ति, फ्रॉड कंट्रोल, रिस्क असेसमेंट और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के कई महत्वपूर्ण केसेस पर काम किया है। उनका ग्राउंड लेवल अनुभव आज के डिस्कशन को और भी प्रभावशाली बनाएगा। पवन सर, हमारे शो में आपका बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत। मैं सुनील सर, तोमर सर, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में, तो आप दोनों ने एक किताब भी इस एक्ट पर लिखी है ताकि लोग बहुत आसानी से समझ पाए कि ये एक्ट है क्या। सर, इस पर्टिकुलर टॉपिक पर बुक लिखने का मोटिवेशन कहाँ से आया? देखिए, जब ये बेनामी प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस हुई तो बेनामी प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था और ये आम जनता को पता होना जरूरी था, और साथ में जो भी हमारे प्रोफेशनल काम कर रहे हैं और जो रियल एस्टेट इकोसिस्टम में हमारे लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो बिल्डर्स हैं या जो कंज्यूमर हैं या जो इंटरमीडिएटरी हैं, उन सबके लिए जानना जरूरी था कि बेनामी प्रॉपर्टी कौन सी होती है। और बेनामी प्रॉपर्टी में क्या सिर्फ हम बेनामी प्रॉपर्टी मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी को बोलते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी को भी बोलते हैं। तो बेनामी प्रॉपर्टी है क्या, उनके ऊपर कैसे इंपैक्ट करती है, आम आदमी को क्या ध्यान रखना चाहिए, ये नॉलेज शेयर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने डिसाइड किया था कि इसके ऊपर एक बुक लिखते हैं। और इस बुक में हमने कोशिश ये भी की कि इसमें FAQ डाले जाएं, क्योंकि जो भी ऐसी बुक होती है जिसमें हम कानून को बताते हो तो उसमें FAQ डालना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि हर कानून, हर धारा, सेक्शन कहीं ना कहीं और रिलेट होती है और उसमें कई सारे प्रोविजंस भी होते हैं आगे, तो उसमें क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में करना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन हमने कोशिश की और इसमें पूरी बुक के साथ साथ हमने एक्ट भी दिया, कमेंट्री भी दी और साथ में FAQ भी दिए, जिससे कि आम व्यक्ति को स्ट्रेट फॉरवर्ड उनके क्वेश्चंस के आंसर मिले कि भाई इस केस में बेनामी लगेगा कि नहीं लगेगा, इस केस में मैंने ये काम किया है तो क्या बेनामी में आ गया, या मेरे पास नोटिस आया तो मुझे क्या करना चाहिए। इन सब के उसे जवाब मिल जाए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से किताब लिखी गई और इसमें FAQ का भी को भी शुमार किया गया। पवन सर, आप भी को ऑथर हैं इस बुक के, तो क्या ये मोटिवेशन सेम थी जो सुनील सर की थी या कुछ और आपका विजन था? एक्चुअली मुझे लगा कि ये नया एक एक्ट, वैसे एक्ट, यद्यपि ये एक्ट तो 1988 से प्रभावी था, लेकिन उस समय इसको इफेक्टिवली लागू नहीं किया गया था। कोई रूल्स नहीं थे, कोई मैकेनिज्म नहीं था, और इसके लिए इसको ज्यादा लोग जानते नहीं थे। उस पर कोई कार्रवाई बेनामी प्रॉपर्टी के बारे में नहीं होती थी। लेकिन इसमें 1 नवंबर 2016 से एक्ट में काफी अमेंडमेंट किए गए, काफी सब्सटेंटिव अमेंडमेंट किए गए, और उसके बाद इसको प्रभावी तरीके से लागू किया गया। चूंकि एक नया सब्जेक्ट था तो आम लोगों को, जैसे कि सुनील जी ने बताया, बिल्डर्स को या जनरल पब्लिक को या एडवोकेट्स को, CAs को और स्टूडेंट्स को, बहुत लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी, जानकारी नहीं थी। तो हम लोगों ने एक बार डिस्कस करके ऐसा विचार किया कि इसके बारे में हम लोग एक सरल भाषा में किताब लिखें, और जैसा आपने बताया कि इसमें FAQ और कमेंट्री और इसमें केस लॉ वगैरह भी दिए जाएं, जिससे सब लोगों को इसका लाभ मिल सके। बिल्कुल, ताकि लोगों तक ये पहुंच सके कि ये जो एक्ट है किस तरह से वो हमारी इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल है। आई नो,
ये इकोनॉमी के लिए इस तरह से बेनिफिशियल हो सकता है कि जैसे रियल एस्टेट वगैरह में कई बार लोग बेनामी इन्वेस्टमेंट करते थे, स्पेकुलेशन करते थे, और कई बार टाइटल डीड बहुत क्लियर नहीं होते थे, और कई बार ब्लैक मनी का इस्तेमाल होता था इन तरह की ट्रांजेक्शन्स में। इन सब चीजों में रोकथाम के लिए इस एक्ट को प्रभावी तरीके से लागू किया। जी सुनील सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि बेनामी प्रॉपर्टीज होती क्या है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो बेनामी प्रॉपर्टीज की लिस्ट में आती हैं, और इनके प्रोहिबिशन के लिए एक्ट लाने की जरूरत क्यों पड़ी, और 2047 मिशन की अगर हम बात करते हैं तो कैसे ये एक्ट इसके लिए प्रभावशाली होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि बेनामी प्रॉपर्टी नाम से पता लगता है कि एक बेनामी संपत्ति, मतलब जो कि बेनाम है, जिससे कि स्पष्ट होता है कि इसमें नाम और टाइटल किसी एक व्यक्ति के पास होता है और उसका एक्चुअल कंट्रोल और उसके बेनिफिट किसी और व्यक्ति के पास होते हैं, वो बेनामी प्रॉपर्टी होगी। इसका उद्देश्य ये है कि कुछ व्यक्ति जो कि अपनी प्रॉपर्टी और अपने रियल नाम को कंसील करना चाहते हैं, मतलब कि उनका जो कमाया हुआ धन है वो किसी ऐसी एक्टिविटी से कमाया हुआ है जो कि वो शो नहीं कर सकते अपने उसमें, तो उसके लिए वो किसी और के नाम का प्रयोग करते हैं। मतलब फ्रंट एंड में कोई और व्यक्ति आ जाता है जिसके नाम पे वो प्रॉपर्टी ले लेते हैं। ये तो ही बेनामी प्रॉपर्टी। अब ये है कि इसका इम्पैक्ट क्या है, कि मतलब क्या इसको कानून को लाना क्यों पड़ा। देखिए, भारतवर्ष में वर्षों तक ऐसे लेन देन जो है हमारे इकोनॉमिक को नुकसान पहुंचाते रहे, प्राइस को मैनिपुलेट करते रहे, क्योंकि एक्चुअल यूजर तो थे नहीं वो लोग जिन्होंने प्रॉपर्टियां ली या कुछ किया, और जो हमारी वेल्थ की एक्मुलेशन थी वो होती रही, क्योंकि बेनामी से वो लेते रहे, कंट्रोल बेनिफिट उन्हीं लोगों के थे। तो ये सब की वजह से, और इसमें टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन करने में रियल एस्टेट की इंटीग्रिटी भी डाउटफुल हो गई थी कि ये प्रॉपर्टी ठीक है या बेनामी है, तो इसके पब्लिक फाइनेंशियल गवर्नेंस पे बहुत गंभीर प्रभाव पड़ रहे थे। उस कारण से सरकार ने एक सशक्त कानूनी ढांचा लाया जिसको हम बोलते हैं कि ये बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट 1988 में आया, जो कि 2016 में अमेंड किया गया, ताकि ये जो एक तरह से गैर कानूनी प्रॉपर्टी का पूरा इकोसिस्टम है इसको खत्म किया जा सके। ये पूरा इकोसिस्टम जब हमारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये एक्ट में एक तो पुनिटेटिव एक्शन तो है ही है, पेनल्टी पुनिटेटिव एक्शन है, ये साथ में ये पूरा सिस्टम को क्लीन करने वाला है कि आपके पास बेनामी प्रॉपर्टी किसी के पास रहेगी नहीं। तो अब अगर हम देखते हैं हमारे विकसित भारत की नींव क्या है, वो है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी और रूल बेस्ड इकोनॉमिक कंडक्ट पे टिकी हुई है हमारी विकसित भारत का जो मिशन है 2047। इसीलिए बेनामी प्रॉपर्टी का उन्मूलन, या जिसे हम बोल रहे हैं बेनामी प्रॉपर्टी को खत्म करने के लिए खत्म करना का जो एक्ट है, ये एक फंडामेंटल पिलर है विकसित भारत 2047 के लिए, जहां हम बात करते हैं विकास की ट्रांसपेरेंट तरीके से, इक्विटेबल और ग्रोथ ओरिएंटेड, जिसमें आम आदमी, जिसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, आम आदमी भी हो और आम आदमी के साथ मिलके इसको किया जाए। इस वजह से ये एक्ट बहुत डायरेक्टली लिंक्ड है हमारे विकसित भारत के मिशन से। तोमर सर, जब हम बेनामी प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो कुछ ऐसे टर्म सुनने में आते हैं जैसे बेनामीदार या बेनिफिशियल ओनर या फिर बेनामी ट्रांजैक्शन, तो इन तीनों का सबसे पहले तो स्पष्टीकरण चाहेंगे कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, क्या क्या इन टर्म्स के मायने हैं? जैसे आपने पूछा, इसमें जैसे बेनामीदार सबसे पहले आता है और एक्ट का नाम ही बेनामी एक्ट से शुरू होता है। तो बेनामीदार उस व्यक्ति को कहते हैं बहुत ही स्ट्रेट सरल भाषा में, जिसके नाम से प्रॉपर्टी खरीदी गई है, जिसके नाम से रजिस्टर की गई है, जिसके नाम से, जिसके पास पोजीशन है, या जिसके नाम से प्रॉपर्टी खरीदी या ट्रांसफर की गई है, लेकिन उसका कंसीडरेशन जो है, उसका मूल्य किसी और व्यक्ति ने पे किया है। तो ये आदमी अपना नाम लैंड करता है, जैसे फ्रंट में ये आदमी है, इसलिए इसको हम बेनामीदार कहते हैं। इसके बाद आपने नेक्स्ट कहा कि बेनिफिशियल ओनर, या जो बेनिफिशियल ओनर वो व्यक्ति है जिसने उस व्यक्ति का, उस प्रॉपर्टी का वास्तविक मालिक है, जिसने उस प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए जो एक्चुअल कंसिडरेशन है, जो मूल्य है, जिस व्यक्ति ने पे किया है, और जो उसका वास्तविक लाभार्थी है, जैसे ये प्रॉपर्टी उसी के लाभ के लिए, उसी के पर्पज के लिए खरीदी गई है, तो उस आदमी को हम बेनिफिशियल ओनर कहते हैं। उसको इमीडिएट बेनिफिट हो या उसको लास्टिंग बेनिफिट हो, तो वो आदमी उसका एक्चुअल ओनर होगा। और आपने फिर पूछा कि ये बेनामी ट्रांजेक्शन, तो बेनामी ट्रांजेक्शन वो है जिसमें एक प्रॉपर्टी का परचेज होता है, प्रॉपर्टी किसी एक आदमी के नाम से रजिस्टर होती है और एक आदमी के नाम से परचेज की गई है, लेकिन उस प्रॉपर्टी की कंसिडरेशन कोई दूसरा व्यक्ति पे कर रहा है जो बेनिफिशियल ओनर होता है। और ये जो प्रॉपर्टी की जो भी ट्रांजेक्शन होती है, इसमें एक्चुअल जो इमीडिएट या फ्यूचर बेनिफिट सिर्फ एंड सिर्फ बेनिफिशियल ओनर का, वास्तविक लाभार्थी जो है उस प्रॉपर्टी का, उसी का होता है। इस प्रॉपर्टी के ऊपर एक्चुअल कंट्रोल भी उसी का होता है, और उससे अगर कोई फायदा जो भी है, वो फायदा भी उसी बेनिफिशियल ओनर को ही होता है।
तो तोमर सर, जिस तरीके से आपने बताया उस तरीके से जो बेनामीदार है उसका सिर्फ नेम यूज हो रहा है, कोई एक्चुअल फायदा उसको मिल नहीं रहा, तो वो अपना नाम क्यों लेंड करता है? इसमें इस तरह होता है कि जैसे कोई मेरे घर में कोई मेरा सर्वेंट है या मेरा कोई ड्राइवर है या मेरा कोई रिश्तेदार है जो मेरे कहने से मुझे इस तरह का बेनिफिट दे सकता है, तो मैं चूंकि अपना ब्लैक मनी या मेरे पास ऐसा पैसा है मैं अपने नाम से नहीं खरीदना चाहता, या कोई सरकारी नौकर है उसने कोई दूसरे तरीकों से कोई आय अर्जित की है, तो वो आदमी अपने नाम से प्रॉपर्टी अपने वाइफ के या फैमिली मेंबर के नाम से नहीं खरीदेगा। तो वो इस तरह की संपत्ति खरीदने के लिए अपने किसी दोस्त का, सीए का या अपने नौकर का, ड्राइवर का, किसी ऐसे आदमी का इस्तेमाल करेगा जो उसके कहने, जो उसके प्रभाव में हो, जो उसकी प्रॉपर्टी को जैसे मैंने किसी के नाम से खरीद ली, लेकिन ऐसा ना हो फिर वो वास्तविक वही उसको वास्तव में मतलब लाभ लेने लगे और मुझे वापस करे। जो आदमी मेरे प्रभाव में होगा तो उसी को मैं अपना बेनामीदार सामान्य तौर से बनाऊंगा। मेरा रिश्तेदार भी हो सकता है, मेरा कोई एम्प्लॉय भी हो सकता है, इस तरह के व्यक्ति को मैं अपना बेनामीदार बनाता हूँ। बेनामीदार चूंकि मेरे प्रभाव में होता है, उसको मेरे एम्प्लॉयमेंट में होता है या मेरे रिश्ते में होता है, तो मेरे कहने से जनरली इस तरह की चीज के लिए हाँ कर देता है। क्योंकि इसमें जो है ना, आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा कि इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो बेनामीदार को होता है, क्योंकि उसका नाम इस्तेमाल हो रहा है, उसे बेनिफिट कभी कोई मिलना ही नहीं। यहाँ टाइम हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। आपने उसको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, किसी और के नाम से प्रॉपर्टी ले ली, जैसे अपने सर्वेंट के नाम पे प्रॉपर्टी ले ली या किसी दूर के रिश्तेदार के नाम पे प्रॉपर्टी ले ली, पैसा आपने दिया, कंट्रोल आपका, बेनिफिट आपका, नाम उसका। विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, अपना बिजनेस बढ़ाइए यूको एमएसएमई नारी सम्मान के साथ। यूको स्टार्टअप स्कीम से पाइए इजी फंडिंग, क्विक अप्रूवल्स और ग्रोथ गारंटीड। यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक नया बूस्ट, एम्पावर योर आइडियाज एंड ग्रो विद यूको बैंक युवा शक्ति। यूको अभिनंदन के साथ करें स्मार्ट स्विच, पाएं बेटर इंटरेस्ट रेट्स और फ्लेक्सिबल रीपेमेंट। कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए रिलायबल पार्टनर, यूको कॉन्ट्रैक्टर स्कीम देगा आपको वर्किंग कैपिटल और प्रोजेक्ट सपोर्ट दोनों एक साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में। सुनील सर, बेनामी ट्रांजैक्शंस की अगर हम बात करें तो क्या क्या पैटर्न्स है, किस ट्रांजैक्शन को हम बेनामी ट्रांजैक्शन कह सकते हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा है। इसको मैं 3 पार्ट में जवाब देता हूँ। पहले मैं पार्ट में जवाब देता हूँ कि जो आपने ब्लैक मनी जो आपके पास है या आपने ऐसे सोर्स से कमाई जो आप बता नहीं सकते, उसको छुपाने के लिए आपने उसको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, किसी और के नाम से प्रॉपर्टी ले ली, जैसे अपने सर्वेंट के नाम पे प्रॉपर्टी ले ली या किसी दूर के रिश्तेदार के नाम पे प्रॉपर्टी ले ली, पैसा आपने दिया, कंट्रोल आपका, बेनिफिट आपका, नाम उसका। तो या आपने किसी शेल कंपनियां बनाई, उस शेल कंपनियों के माध्यम से ले ली कि ओनर का पता ही ना लगे और ओनर कंट्रोल सब आपका और किसी शेल कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी, ये भी आपकी ब्लैक मनी से हुआ। तीसरा एग्जांपल हुआ कि आपने शेयर होल्डर कोई और डाल दिए, डायरेक्टर कोई और डाल दिए, कंट्रोल अपना रखा, तो ये भी बेनामी होगी, ये भी आपने की ब्लैक मनी से हुई क्योंकि आपका नाम नहीं है। लेकिन ये तो ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन हुई जो ब्लैक मनी या जो आपकी गैर कानूनी ढंग से कमाई हुई जो पैसा था उसके द्वारा आपने प्रॉपर्टी ली, किसी और के नाम से बेनामी होगी। लेकिन कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी भी होती हैं जिसमें आपका टैक्स पेड मनी से वो काम करेंगे तो भी बेनामी होगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए हमारे देश में बहुत सारी जगह लैंड सीलिंग एक्ट लागू है। एक बिल्डर को मान लो 100 एकड़ जमीन इकट्ठी करनी है, उसके बाद पैसा कंपनी में लेजिटिमेट पैसा है, लेकिन वो क्या करता है, किसानों के नाम से, दूसरे या अपने एम्प्लॉय के नाम से प्रॉपर्टियां खरीद लेता है। पैसा तो उसका टैक्स पेड है, लेकिन उसने अपना पैसा दिया, लेकिन प्रॉपर्टी, क्योंकि लैंड सीलिंग एक्ट को अवॉइड करने के लिए
उसमें मान लो कानून है कि आप इतने एकड़ जमीन एक के नाम ले सकते हो, उन्हें चाहिए 200 एकड़ या 500 एकड़, 1000 एकड़, तो उन्होंने सबके नाम से प्रॉपर्टियां ले ली, तो इसमें आपका टैक्स पेड मनी है, फिर भी इसमें बेनामी लग जाएगा। या किसी ऐसे इलाके में, जैसे मान लीजिए आप उत्तराखंड या किसी ऐसे इलाके में चले गए जहां की वहीं का जो रेजिडेंट है वही प्रॉपर्टी ले सकता है। अब एक बिल्डर वहां गया, अब उसको प्रॉपर्टी लेके वहां पे कोई प्रोजेक्ट करना है, तो वो अपने नाम तो ले ही नहीं सकता क्योंकि लॉ परमिट नहीं करता। तो उस लॉ को अवॉइड करने के लिए लेजिटिमेट पैसे से, टैक्स पेड मनी से वहां के किसी रेजिडेंट के नाम से प्रॉपर्टी ले ली और प्रोजेक्ट किया, वो भी बेनामी प्रॉपर्टी हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। तीसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि यदि आपने अपने परिवार के किसी व्यक्ति के नाम से ले ली, मतलब कि अपनी स्पाउस के नाम से ले ली, भाई बहन के नाम से ले ली, या लीनियन असेंडेंट और लीनियन डिसेंडेंट के नाम से ले ली, और वो टैक्स पेड मनी से ले ली, तो आपकी बेनामी नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने रिश्तेदारों के नाम से ले ली लेकिन आपका मनी के सोर्स क्लियर नहीं है, तो भी बेनामी होगी। तो इसमें डिपेंड करता है कि ये किस नेचर की ट्रांजैक्शन है। तो ये मैंने 3 एग्जांपल से आपको समझाया, तो उससे मुझे लगता है दर्शकों को क्लियर हो गया होगा कि कौन सी बेनामी है और कौन सी बेनामी नहीं है। तोमर सर, पीवीपीटी एक्ट की अगर हम बात करते हैं, आम जनता को ये एक्ट कैसे प्रभावित करता है, और अगर इसके तहत कार्रवाई करनी है तो क्या उसका कोई टाइम फ्रेम है या कोई मिनिमम परचेजिंग वैल्यू है किसी प्रॉपर्टी की? किस तरीके से ये प्रभावी होगा? जैसे कि सुनील जी ने अभी पिछले प्रश्न के जवाब में बताया था कि आम जनता को, और ये जैसे इकोनॉमी के लिए काफी महत्वपूर्ण एक्ट है, इकोनॉमी के अंदर ब्लैक मनी को कर्व करने में इसका यूज होता है। इसके अलावा रियल सेक्टर को क्लीन करने में अकाउंटेड फॉर मनी ही यूज हो, ज्यादा स्पेकुलेशन ना हो, बेनामी एक्टिविटी, स्पेकुलेटिव एक्टिविटी उसमें रियल सेक्टर में ना हो, और हमारे टाइटल डीड वगैरह क्लियर हो, क्लैरिटी हो, इन सब चीजों में काफी हद तक मददगार साबित होता है। और ड्यू टैक्सेस भी पे करे आदमी, जैसे आदमी अगर ब्लैक मनी यूज करके दूसरे के नाम से खरीद रहा है तो इसका मतलब अपने टैक्स पे नहीं कर रहा है। तो इन सब चीजों में ये एक तरह से इकोनॉमी के लिए और जनता के लिए मददगार होता है। और वैसे आम जनता को डायरेक्ट इसका कोई इम्पैक्ट, वैसे उतना इम्पैक्ट डायरेक्ट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से इकोनॉमी में इसका काफी बड़ा इम्पैक्ट है और काफी योगदान इसका अभी हो रहा है। बिल्कुल। और फिर आपने पूछा था कि भाई इसकी कोई समय सीमा है या नहीं एक्शन लेने के लिए। एक्ट में, इसमें चूंकि 1988 से एक्ट लागू हुआ था, तो 1988 के बाद या उसके बाद की कोई भी ट्रांजेक्शन अगर है तो उसको, अगर बेनामी ट्रांजेक्शन है तो उसको हम बेनामी पीबीपीटी एक्ट के तहत उसमें नोटिस देकर उसमें कार्रवाई की जा सकती है। और फिर आपने कहा कि इसके लिए कोई अमाउंट, कोई मिनिमम अमाउंट है, तो पीबीपीटी एक्ट में ऐसा कोई मिनिमम अमाउंट किसी सेक्शन में फिक्स नहीं किया गया है। किसी भी अमाउंट को अगर बेनामी ट्रांजैक्शन है तो उसके ऊपर लीगली कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन डिपार्टमेंट सामान्यतः कोई 100, 200, 1000, 2000 या लाखों, कोई बड़ी ट्रांजैक्शन होती है लाखों करोड़ों की, तो डिपार्टमेंट सामान्यतः उसी तरह की ट्रांजैक्शन के लिए एक्शन लेता है। लेकिन कानूनन इसके लिए कोई मिनिमम अमाउंट फिक्स नहीं किया गया। यहाँ टाइम हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। उनमें अगर कोई बेनामी ट्रांजैक्शन में कोई आदमी दोषी पाया जाता है कोर्ट में प्रोसिक्यूशन के बाद, तो उसको सजा मैक्सिमम 3 साल तक की सजा हो सकती है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में। सुनील सर, बेनामी प्रॉपर्टीज को रेगुलेट करने के लिए या प्रोहिबिट करने के लिए जो एक्ट है वो आपने बताया 1988 में लागू हुआ था। 2016 में इसमें मेजर अमेंडमेंट्स हुए, लेकिन फिर ये क्वेश्चन था कि अब 2016 में इसमें जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उसके बाद की जो लेन देन है उसमें ये लागू होगा, 2016 से पहले के जो ट्रांजैक्शन है बेनामी संपत्ति के उस पर ये लागू नहीं होगा। तो क्या वाकई ऐसा है कि 2016 से पहले जिन्होंने ऐसा कोई गैरकानूनी ट्रांजैक्शन किया है उन पर ये लागू नहीं होगा? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि क्या हुआ, ये एक्ट आया 1988 में, लेकिन उस समय कोई रूल्स नहीं बने। रूल्स ना बनने के कारण इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहुत स्लो प्रोसेस पे कुछ कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन कोई भी अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। 2016 में इसमें मेजर चेंज किए गए। इसमें कि कैसे प्रॉपर्टी जो भी बेनामी में आती है कैसे उसको सरकार कन्फिस्केट करेगी, कैसे हम डिक्लेयर करेंगे बेनामी, क्या सजा होगी उनको, ये सब चीजें बताई गई, रूल्स भी बताए गए और ये कड़ाई से लागू होना शुरू हो गया। जब ये कड़ाई से लागू होना शुरू हो गया तो सभी ट्रांजैक्शन पे लागू हो गया जो 1988 के बाद हुई, जो बेनामी डिक्लेयर हुई या बेनामी डिक्लेयर हो सकती हैं, उन सभी को सरकार ने कार्रवाई शुरू करी। लेकिन पीछे केस आया गणपति डीलकॉम का। गणपति डीलकॉम ने एक प्रॉपर्टी 2011 में ली थी, तो 2011 में ली, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में जाके ये तय हुआ कि भाई क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी 2011 में खरीदी है इसने, तो इस पे ये एक्ट लागू होगा कि नहीं होगा। लेकिन उस समय जो हमारी सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी, चीफ जस्टिस उसमें जस्टिस रमन्ना थे, उनकी 3 मेंबर बेंच ने ये डिसाइड किया कि भाई ये जो है 2016 के पहले की ट्रांजैक्शन पे लागू नहीं होना चाहिए। तो जब उनको डिसीजन दे दिया तो उसके बाद 2016 के बाद की ट्रांजैक्शन और पहले की ट्रांजैक्शन में फर्क हुआ। जिन लोगों की भी 2016 से पहले की ट्रांजैक्शन थी वो सब कोर्ट चले गए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, अब हमारे पर लागू नहीं होता तो हमारे को इसका बेनिफिट दिया जाए। वो बहुत सारे लोगों ने इसका बेनिफिट लेना शुरू किया। उसके बाद इसका दोबारा रिव्यू डाला गया। जब रिव्यू उसका डाला गया तो फिर 3 मेंबर बेंच के पास ये गया, तो उसका रिव्यू में जब इसको लिया और इसको नोटिस करके इसमें कार्रवाई चालू हुई तो उन्होंने ये पाया कि वो जो जिसमें ये फैसला आया, जिस केस में ये फैसला आया, उस केस में कभी ये क्वेश्चन था ही नहीं कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है भी कि नहीं। जब वो क्वेश्चन ही नहीं था उसमें, तो उसमें फैसला जो दिया गया वो गलत फैसला दिया गया। उस फैसले को हम रिकॉल करते हैं, तो उस फैसले को रिकॉल कर लिया गया और रिकॉल करते समय यह भी कहा गया कि अब इसकी सुनवाई नए सिरे से होगी, नई बेंच सुनवाई करेगी, सब लोग अपना अपना पक्ष रखें और सुनवाई होकर बताया जाएगा क्या हो, लेकिन पिछला फैसला हम रिकॉल करते हैं। और साथ में यह भी कहा गया कि उस फैसले का फायदा लेके जितने भी पक्ष हैं उन्होंने जो भी अपना पक्ष रख के फैसले लिए उन सबको रिव्यू किया जा सकता है। तो सरकार ने दोबारा से वो सभी फैसले जो इस वजह से खत्म कर दिए गए थे कि भाई 2016 के बाद ये लागू होगा, उन सबको दोबारा से रिव्यू में डाल दिया, उन सब पे दोबारा कार्रवाई शुरू हो गई। तो आज की डेट में यदि मैं कानून देखता हूं उसके मुताबिक कोई भी प्रॉपर्टी 1988 के बाद जब ये एक्ट शुरू में आया था उसके बाद ली गई है जो कि बेनामी के पैरामीटर्स में फॉल करती है, जिसके ऊपर जो हमारे सारे पैरामीटर्स हैं वो लागू होते हैं, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी और वो प्रॉपर्टी कन्फिस्केट भी हो सकती है आपकी और उसमें आपको सजा भी है। ये महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए ये सभी पे लागू है। आज की डेट में जब तक कि कोई नया फैसला नहीं आता, ये सभी पे 1988 के बाद की हर ट्रांजैक्शन के ऊपर बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट लगता है और उसके प्रोविजन लागू होते हैं। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, सुनील जी ने जो बताया काफी विस्तृत जानकारी दी है। इसमें 2016 1 नवंबर उसके बाद की ट्रांजैक्शन, उसके पहले की ट्रांजैक्शन, उसमें एक फर्क अभी भी है। 1 नवंबर 2016 के पहले की जो ट्रांजैक्शन है 1988 के बाद, लेकिन 1 नवंबर 2016 के पहले, उनमें अगर कोई बेनामी ट्रांजैक्शन में कोई आदमी दोषी पाया जाता है कोर्ट में प्रोसिक्यूशन के बाद, तो उसको सजा मैक्सिमम 3 साल तक की सजा हो सकती है। और लेकिन अगर 1 नवंबर 2016 या उसके बाद की ट्रांजैक्शन में कोई व्यक्ति इस एक्ट टीबीपीटी एक्ट के तहत दोषी पाया जाएगा कोर्ट में, तो उसकी सजा 1 साल से 7 साल तक की सजा है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, सश्रम कारावास, और उसको प्रॉपर्टी की वैल्यू का फाइन भी किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा इसमें दोनों में अभी भी थोड़ा एक फर्क है सजा के मामले। तो जैसे सर ने बताया कि वो प्रॉपर्टी कन्फिस्केट भी की जा जी नहीं, प्रॉपर्टी कन्फिस्केट हो जाएगी, उसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं होगा, वो सरकार की संपत्ति हो जाएगी और एडमिनिस्ट्रेटर एक नियुक्त होगा, वो उसकी डिस्पोजल करेगा सरकार के बेहाफ पे। क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण यही है कि प्रॉपर्टी तो सरकार ले ही लेगी। कन्फिस्केट का मतलब ये है कि उसकी ओनर सरकार हो जाएगी,
वो सब खत्म हो जाएंगे, बेनिफिशियल ओनर, बेनामीदार जो भी था सब खत्म, सरकार की प्रॉपर्टी होगी। हाँ, उसमें जो पेनल्टी का प्रोविजन है वो अलग है कि भाई अगर पहले की ट्रांजेक्शन है तो सजा कम है, बाद की ट्रांजेक्शन में सजा है। तोमर सर, हमारा शो देश के कोने कोने में देखा जाता है, तो ऐसे में ये भी जानना जरूरी है कि अगर बाय द चांस किसी को ये पता चलता है कि ये एक्ट कितना इम्पैक्टफुल है और उसने बेनामी संपत्ति खरीद रखी है, तो वो अब बचने के लिए अब अगर वो ये प्रॉपर्टी सेल करना चाहे या फिर किसी और के नाम पे ट्रांसफर करना चाहे तो क्या ये पॉसिबल है? जी, इसमें दो सेक्शन इसके पीबीपीटी एक्ट के रेलिवेंट हैं। एक सेक्शन 6 या सेक्शन 6 जो है वो ये कहता है कि इस प्रॉपर्टी को बेनामीदार रीट्रांसफर नहीं कर सकता बेनिफिशियल ओनर को, अगर वो चाहे तो भी उसको रीट्रांसफर नहीं कर सकता, अगर रीट्रांसफर करेगा तो इनवैलिड हो जाएगा वो, इट इज नॉट परमिटेड। दूसरा सेक्शन ये है, सेक्शन 57 है, वो ये कहता है कि अगर सेक्शन 24(1) के तहत अगर कोई प्रोविजनल अटैचमेंट के पहले कोई इंक्वायरी का नोटिस, बेनामी ट्रांजैक्शन के बारे में कोई इंक्वायरी का नोटिस इशू हो चुका है उस प्रॉपर्टी के बारे में, उसके बाद नोटिस 24(1) का नोटिस इशू होने के बाद अगर कोई व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को सेल या ट्रांसफर करता है तो इस तरह का सेल या ट्रांसफर को नल एंड वॉइड माना जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, उसकी कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं होगी। तो सरकार ने इसके बारे में पहले से ही एक्ट के अंदर प्रोविजन रखे हुए हैं जिस तरह से इस तरह की प्रॉपर्टी को, बेनामी प्रॉपर्टी को दोबारा से वो रीट्रांसफर या सेल करना पॉसिबल नहीं। मतलब एक बार अगर आपकी बेनामी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की नजर में आ गई, आपने उसके टैक्सेस नहीं भरे, उसके जो मनी सोर्सेज है वो क्लियर नहीं किए, तो फिर आप किसी भी तरीके से उसको सेल नहीं कर सकते या ट्रांसफर नहीं कर सकते, आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। जी, एक बार अगर ट्रांजैक्शन को डिपार्टमेंट ने कोई इंक्वायरी शुरू कर दी है, उसके बाद किसी व्यक्ति के लिए कोई भी ट्रांसफर करेगा, जैसे मैंने आपको बताया, उसके लिए वो इनवैलिड माना जाएगा, उसके बाद पॉसिबल नहीं। सुनील सर, तोमर सर, आप हमारे शो में आए और इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आपका भी धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही, लेकिन बेनामी संपत्ति के इस गंभीर विषय पर सुनील सर और पवन जी ने जो गहरी सोच, अनुभव और स्पष्टता के साथ बातें रखी हैं, वो हम सबके लिए बहुत ही उपयोगी रही। लेकिन सफर यही नहीं रुकता है, अगले एपिसोड में भी यही दो विशेष एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे और हम बेनामी संपत्ति के और पहलुओं, नए मॉडल्स ऑपरेंडाई, कानूनी अपडेट्स और देश की सुरक्षा पर उसके प्रभाव पर डिटेल में चर्चा जारी रखेंगे। तो जुड़े रहिए मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया के साथ हर शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ दूरदर्शन नेशनल पर। मैं हूं सिमरन, मिलती हूं आपसे अगले एपिसोड में। धन्यवाद। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें सोशल मीडिया के जरिए अपने सवाल या सुझाव भेज सकते हैं।